नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और ये आपकी क्लास हो रही है एग्जामपुर की एक अन्य प्लेटफॉर्म एसएससी एग्जाम बाय एग्जामपुर, जहां पर आप तैयारी करते हैं एसएससी से संबंधित सभी परीक्षाओं की। यदि बच्चे आपको तैयारी करनी है बिहार से, मान लीजिए आप बिहार से हैं और आपको बिहार टेट की या बिहार पीसीएस की तैयारी करनी है, उसके लिए हमारा एग्जामपुर का एक चैनल है बिहार एग्जाम बाय एग्जामपुर। यदि आप एमपी के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की, तो उसके लिए एमपी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर नाम से चैनल मिल जाएगा आपको। अगर आप हरियाणा के किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हरियाणा एग्जाम बाय एग्जामपुर नाम से मिल जाएगा प्लेटफॉर्म। यदि आप टीचिंग की कोई तैयारी करें तो टीचिंग स्कूल बाय एग्जामपुर अर्थात सीटेट वगैरह और आपका टीजीटी पीजीटी उसकी क्लास आपको मिल जाएगी टीचिंग आपका टीचिंग स्कूल एग्जामपुर पर। यदि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जामपुर का एक डिफेंस नाम से भी आपको है प्लेटफॉर्म। तो उसमें क्या होता है, मैं आपसे हमेशा कहता हूं, यही वजह है कि एग्जामपुर प्रॉपर आपके लिए डेडिकेट है आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाने के लिए। यही वजह है कि कंटेंट की बात करें या परीक्षा में सिलेक्शन की बात करें, एग्जामपुर से हर साल अच्छी खासी मात्रा में सिलेक्शंस आते हैं। उसकी वजह यही है कि डेडिकेटेड चैनल्स हैं, डेडिकेटेड फैकल्टीज है जो प्रॉपर आपके उसी एग्जाम के लिए प्रतिबद्ध है कि आपको उसी एग्जाम की तैयारी प्रॉपर तरीके से कराई जा सके। अगर एक ही चैनल पर सारी क्लास चलेंगी तो क्लास भी क्लैश करेंगी और टीचर्स के पास समय भी थोड़ा सा कम रहेगा। तो अलग अलग जगह पर चलती हैं ताकि आप आराम से सुविधापूर्वक तैयारी कर सकें। और आपसे हमेशा कहता हूं कि जैसे आप मान लीजिए क्लास में तो आप प्रश्न को सॉल्व कर ही रहे हैं, कंसेप्ट भी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, लेकिन अगर आप इसके अलावा भी अगर आप बच्चे कहीं टेस्ट करना चाहते हैं तो हमारा एक टेस्ट वाले नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। ये भी एग्जामपुर का ही है, हमारा अपना ही है, कहना किसी और का नहीं है। टेस्ट वाले नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें बच्चे आपको लगभग 29 प्लस एग्जाम्स उसमें कवर्ड है। अभी धीरे धीरे करके उसमें और भी एग्जाम कवर हो रहे हैं। तो जो भी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें, जैसे जीडी की अगर आप बात करें जिसकी ये क्लास है, इसके तो आपको बहुत उसमें टेस्ट मिल जाएंगे, जाकर आप उस पर भी टेस्ट लगा सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, रिकमेंड आपको ये इसलिए भी करता हूं पर्सनली, क्योंकि अभी क्या है कि मैक्सिमम एग्जाम ऑनलाइन हो गए हैं, अधिकतर एग्जाम आपके ऑनलाइन होते हैं। तो ऑनलाइन में जिस तरीके से कई बच्चों को कंप्यूटर चलाने में दिक्कत होती है, तो जब वहां पर एग्जाम देने जाते हैं तो समझ ही नहीं आता कि सर सबमिट कैसे करना है, कैसे हमको मार्क फॉर रिव्यू करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे पीछे आना है। तो ये सब की समस्या का समाधान भी आपका टेस्ट वाले पर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से इसमें टेस्ट होता है जैसे आपका सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। क्लियर? तो इस पर आप लोग अवश्य विजिट कीजिएगा, इसका एप्लीकेशन आप जो है वो अवश्य डाउनलोड कर लेना। प्रश्नों की ओर बच्चे आए तो पहला प्रश्न आपके सामने और कह रहा है कि झूठ बोलना उसका आदत बन गई है। कह रहा है कि झूठ बोलना उसके आदत बन गई है। इसमें कौन सा भाग ऐसा है जहां गलती है? झूठ बोलना उसका आदत बन गई है, इसमें कौन सा भाग ऐसा है जिसमें गलती है? जरा बताएं। देखो जरा मुझे बताओ, झूठ तो सही लिखा है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोलना भी सही लिखा है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। उसका आदत इसमें भी बच्चे, लेकिन उसका शब्द तो सही लिखा है, पर क्या है, आदत चूंकि स्त्रीलिंग शब्द है तो यहां पर उसकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि झूठ बोलना उसकी आदत बन गई है। झूठ बोलना उसकी आदत बन गई है, तो पहले का जवाब आपका बी हो जाएगा प्यारे, बी में गलती थी। दूसरा कह रहा है आपसे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कि जरा बताएं प्यारे साथी कि जरा कौन से शब्द की वर्तनी सही है, शुद्ध है। एक बार सभी बच्चे बढ़िया से क्लास को शेयर जरूर कर देंगे प्यारे बच्चों, सारे के सारे बच्चे बढ़िया से क्लास को शेयर कर देंगे। आपका अपना क्लास है जो आपके लिए डेडिकेटेड है, एसएससी जीडी में धुआं उड़ाता है हमारा आपका ये वाला क्लास हमेशा। तो बच्चे इसको सपोर्ट करें और क्लास को शेयर भी करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 शब्द आपके सामने हैं। इनमें से कोई एक ही शब्द है गुरु, इनमें से कोई एक ही शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध है। जरा बताएं किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अस्तित्व, ये क्या भैया गलत है। ये तो अस्तित्व की वर्तनी शुद्ध है क्या? नहीं बच्चे, इसकी वर्तनी भी शुद्ध नहीं है। अस्तित्व शब्द की वर्तनी शुद्ध है, अर्थात कि आपका जो सी में विकल्प दिया हुआ है इसकी वर्तनी आपकी एकदम शुद्ध है, एकदम सही है। यही आपका आंसर भी हो जाएगा, दूसरे का सी। तीसरा कह रहा है आपसे कि एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना। मान लीजिए आपने कोई एक ही काम किया पर उससे लाभ आपको 2 प्राप्त हो गए, आपको डबल लाभ प्राप्त हो गए, तो इसके लिए एक मुहावरा है। तो वही वो आपसे कह रहा है कि जरा चुनकर बताइए कि कौन सा मुहावरा ऐसा है। जरा आप चुनकर बताइए कि 4 विकल्प आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा ऐसा मुहावरा है जो एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करने को बच्चे है वो इंगित करता है उसकी ओर। तो एक पर एक होना ऐसा कोई मतलब नहीं है।
एक तरकस के तीर होना नहीं, एक तरकस के तीर होने का अर्थ तो आप ये समझ सकते हैं कि सब समान होना, तो ये भी नहीं होगा। एक ढेले से दो चुड़िया मारना, ये हो जाएगा। एक ढेले से दो चुड़िया मारना, इसी से संबंधित एक और सुना होगा आपने, एक तीर से दो निशाने। तो एक तीर से दो निशाने या एक ढेले से दो चुड़िया मारना, इन दोनों का ही अर्थ क्या हो जाता है कि एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना। काम आप एक ही कर रहे हैं पर आपको डबल फायदा हुआ जा रहा है, तो उसे कहते हैं एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ये आपके सामने एक वाक्य दिया है और आपसे कह रहा है कि इस वाक्य में रिक्त स्थान भर दो। जरा भर दो, यहां पर क्या आएगा रिक्त स्थान में। ये आपके सामने वाक्य है और कह रहा है इस वाक्य में जो रिक्त स्थान है उसके स्थान पर क्या होना चाहिए, क्या आएगा। क्या देखो, उसने अपने विवाह के रिक्त स्थान में पार्टी दी, उसने अपने विवाह के रिक्त स्थान में पार्टी दी। तो ये जो रिक्त स्थान है इसके स्थान पर इन चारों में से कोई एक शब्द आएगा। ये जो चार आपको विकल्प में दिए हैं ना, इन्हीं में से एक शब्द आएगा। अवसर या लिए या उपलक्ष्य या समय। उसने अपने विवाह के अवसर में पार्टी दी, ये शब्द जो है वो सार्थक नहीं होगा यहां पर। उसने अपने विवाह के लिए में पार्टी दी, नहीं होगा। उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में पार्टी दी, ये ठीक है। उसने क्या किया कि दावत दी, पार्टी दी कि आओ भाई दोस्तों, क्यों कि हमारा विवाह है। तो उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में पार्टी दी। तो बच्चे चौथे का जवाब सी हो गया। ये आपके बच्चे जीडी के पेपर हैं जो अभी आपका 2021 में हुआ था। अभी जो आपका 2021 में हुआ था वो पेपर है, इसलिए सारे बच्चे समय से क्लास में आ जाया करो, अंत तक क्लास में ना करो, ताकि देख पाए कि प्रश्नों का लेवल क्या है और बच्चे जीडी में आप कितनी आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। 3 वर्षों में होने वाली, ये कह रहा है कि इस वाक्यांश के लिए कोई एक शब्द बताइए। इस वाक्यांश के लिए कोई एक शब्द बताइए कि 3 वर्षों में होने वाली, 3 वर्षों में होने वाली के लिए एक शब्द क्या होगा। मासिक या त्रैमासिक या वार्षिक या अर्धवार्षिक। मासिक तो होता है बच्चे एक माह में होने वाली, है ना, मतलब या माह में होने वाली। एक अगर आप नहीं भी लगाते हैं कोई बात नहीं, आप कह दीजिए माह में होने वाली, तब भी आपका सही हो जाएगा कि माह में होने वाली मतलब मासिक। त्रैमासिक का मतलब क्या हो जाएगा, 3 वर्षों में होने वाली मतलब त्रैवार्षिक। और वार्षिक का मतलब वर्ष में होने वाली, वर्ष में एक बार। और अर्धवार्षिक मतलब एक वर्ष में 2 बार, 6 महीने के बाद होने वाली। आधे वर्ष में होने वाली मतलब 6 महीने के बाद। जैसे आप कहते हैं अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो आपकी एक साल में 2 बार होती हैं। वार्षिक परीक्षाएं एनुअल एग्जाम्स वो आपके वर्ष में एक ही बार होते हैं। तो वार्षिक का मतलब वर्ष में एक बार, अर्धवार्षिक का मतलब कि वर्ष में 2 बार या फिर 6 महीने में एक बार। मासिक का मतलब हो जाता है माह में एक बार। त्रैवार्षिक का मतलब हो जाता है जो 3 वर्षों में हो। तो 5वें का जवाब आपका बी हुआ। और 6वां आपसे कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ये रिक्त स्थान है आपके सामने और इस रिक्त स्थान में कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको लगता है कि एकदम सही रूप से फिट होगा। सेवा स्वार्थ भाव से करनी चाहिए। जरा बताइए कि कभी भी आपसे किसी ने कहा है कि जब किसी की आप सेवा करो, यदि आपको उससे फायदा हो रहा हो तो ही सेवा करो। जैसे माँ बाप की भी अगर आप सेवा करते हैं तो क्या आपको कोई लाभ होगा, वो तुम्हें अपनी संपत्ति में हिस्सा देंगे तो ही उनकी सेवा करोगे क्या? ऐसा तो नहीं है ना। किसी की भी आप सेवा करें, गरीबों की या किसी की भी, वो सेवा आपको निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। अगर आप ये सोचोगे इसमें हमारा लाभ नहीं है कुछ तो मैं क्यों करूं, तो फिर उस सेवा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो सेवा किस भाव से करनी चाहिए? सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, अर्थात जिसमें कोई स्वार्थ ना हो आपका। 6वें का जवाब बी हुआ। और 7वां आपसे कह रहा है कि वो विकल्प जरा बताइए जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। कई बार आपने ये मुहावरा सुना होगा, कई बार आपने ये मुहावरा सुना होगा कि तुम्हारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। हुक्का पानी बंद कराना, जरा बताइए कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि हुक्का पानी बंद कराना। बताइए, विकल्प आपके सामने 4 है कि जाति से निकालना या चकित करना या हुक्का पीना या डर जाना। कहते हैं ना, कई बार सुना होगा, सुनो भाई गुरु हुक्का पानी बंद हो जाएगा तुम्हारा, है ना। अगर मेरे पक्ष में नहीं बोले, यदि मेरे साथ खड़े नहीं हुए तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा गुरु। तो हुक्का पानी बंद हो जाने का मतलब जब तुमको जाति से निकलवा देंगे, तुम्हारा हुक्का पानी बंद करवा देंगे, तुम्हारा खाना पीना सब जो है, खाने पीने के जो तुम्हारे स्रोत हैं
वो सब बंद कर लिए जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये भी होता है इसका कि जो आपके के स्रोत हैं खाने पीने के, वो सब बंद कर लिए जाएंगे, उन सबको रोक लिया जाएगा, मतलब हुक्का पानी बंद हो जाएगा आपका। उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया। उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया। कह रहा है ये आपका एक रेखांकित भाग है। ये जो रेखांकित भाग है इसके स्थान पर क्या आना चाहिए? क्या इसके स्थान पर इनमें से कोई और आ सकता है क्या? इन तीनों में से यदि आपको लगता हो कि हाँ आ सकता है तो उसको बताइए कौन सा आ सकता है। यदि आपको लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं है, भाई क्यों बदल रहे हो, तो आपके पास उसका भी विकल्प मौजूद है कि आप चुन लीजिए कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, जो लिखा है वो अपने आप में सही है। तो जरा बताइए कि क्या बदलाव की आवश्यकता है या नहीं। उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया, नहीं होगा यहां पर होना चाहिए लाखों का कर्ज हो गया। परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया, इसमें जवाब आपका बी वाला सही हो जाएगा। जवाब साथी बच्चों कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला जवाब सही हो जाएगा कि उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया। 8वें का जवाब बी। और 9वां आपसे कह रहा है कि निम्न वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करें। वाक्यांश है आपके सामने और आपसे कह रहा है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए कौन सा होगा। भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला, जो भी अपने भक्तों पर कृपा रखे और प्रेम रखे उसे क्या कहते हैं? तो भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? प्रार्थी या भक्त वत्सल या राष्ट्र प्रेमी। तो भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला, भक्तों पर कृपा कौन रखता है? तो हे ईश्वर, हे मेरे भक्त वत्सल भगवान, ऐसा भगवान जो कि अपने भक्तों पर कृपा और प्रेम रखता है उसे भक्त वत्सल कहते हैं। जवाब 9वें का सी हुआ। और 10वां आपसे कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। रिक्त स्थान आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि यहां पर सबसे उपयुक्त शब्द इसके लिए कौन सा होगा। अब भारत में भी गगनचुंबी रिक्त स्थान का निर्माण होने लगा है। मतलब कह रहा है कि अब भारत में भी गगनचुंबी भुवनों का, भुवन माने तो संसार होता है, तो भारत के अंदर संसारों का निर्माण थोड़ी होगा बच्चे। भुवन माने तो संसार होता है, तो ये थोड़ी होगा। तो अब भारत में भी गगनचुंबी भवनों का या फिर इमारतों का, आपने देखा होगा कभी यदि आप दिल्ली आए हो, बेंगलोर गए हो, कलकत्ता गए हो, अगर आप बॉम्बे गए हो, कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। ऐसा लगता है कि बिल्डिंगें एकदम गगन को चूम लेंगी, गगन को चूमने जा रही हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? गगनचुंबी इमारतें कहते हैं। तो अब भारत में भी गगनचुंबी भवनों का निर्माण होने लगा है। 10वें का जवाब सी हुआ। और 11वां आपसे कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। कौन सा एक शब्द है दिए गए वाक्यांश के लिए? वाक्यांश कह रहा है जो सब काम अपने भरोसे करता हो, ऐसा व्यक्ति जो किसी और के भरोसे, किसी और पर डिपेंड नहीं रहता हो, उसे क्या कहते हैं? वह व्यक्ति जो सारे के सारे काम अपने ही भरोसे करता है कि हमें गूदा होगा तो हम कर लेंगे, तो वह जो सारे काम अपने भरोसे करता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वावलंबी कहते हैं। स्वतंत्र का मतलब होता है कि जो अपना सिस्टम स्वयं बनाए, जो अपने अनुसार चले, उसके ऊपर किसी और का जोर न हो, तो स्वतंत्र हूं मैं किसी और के कहे अनुसार नहीं चलूंगा। पराधीन मतलब होता है जो किसी दूसरे के अधीन हो, किसी दूसरे के अंडर में काम करता हो, पराधीन है। परावलंबी का मतलब होता है जो किसी और के सहारे रहे, किसी और के भरोसे रहे, ठीक, जो अपने भरोसे काम करे उसको स्वावलंबी। इसका विलोम होता है परावलंबी। ये क्या होता है इसका? तो विलोम होता है, इसको भी ध्यान रखना। पराधीन का जो विलोम है वो होता है बच्चों स्वाधीन। चूंकि आपके में विलोम भी पूछे जाते हैं तो इसको भी यहीं पर कर लेते हैं। और स्वतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा साथी प्यारे? इसका विलोम हो जाएगा परतंत्र। अब तो चीजें समझ में आई, अब तो चीजें क्लियर हुई। 11वें का जवाब भी। 12वां आपसे कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ये 4 आपके सामने है शब्द और कह रहा है इनमें से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। कौन सा शब्द ऐसा है जिसकी वर्तनी सही है? क्रीप, ये कौन सा शब्द है भाई? ये तो हम भी पहली बार सुने। क्या सच्ची बताओ, तुमने ये शब्द पहले कभी सुना है क्या?
क्या ये शब्द तुमने पहले कभी सुना है क्या? नहीं सुना होगा बच्चे, तो फिर नहीं सुना तो सही भी नहीं है यार। जो सुना है उसको पकड़ो ना। कृपया कृपया मेरा काम कर दीजिए। कृपया यहाँ पर जवाब शुद्ध है, सही है। 12वीं का जवाब बी। और 13वां कह रहा है आपसे कि विद्युत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ये कह रहा है आपसे कि विद्युत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा गुरु, जरा बताओ। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके पहले जो आपका 18 में जो भर्ती हुई थी जीडी की, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न आपका 2021 वाले में भी पूछा गया है। और ये दावा और वादा करता हूं आपसे, आप देख लेना, ये प्रश्न आपसे 2023 में भी पूछा जाएगा। ये प्रश्न आपसे 2023 में ही पूछा जाएगा, हर हाल में गारंटी है। तो विद्युत का मतलब क्या हो जाता है? चपला हो जाता है। तरली का मतलब नाव होता है। आपगा का मतलब नदी होता है। और वनिता का मतलब स्त्री होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? चपला हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसमें बिजली भी कहते हैं, इसे चंचला भी कहते हैं, उसके अलावा दामिनी भी कहते हैं, उसके अलावा बच्चे सौदामिनी भी कहते हैं, इसे सौदामिनी भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना। ठीक, नदी के पर्यायवाचियों की अगर आप बात करेंगे तो नदी के जो पर्यायवाची हैं, तो नदी के अलावा आपगा भी कहते हैं, इसको निम्नगा भी कहते हैं, इसको तटनी भी कहते हैं और कूलंकषा भी कहते हैं। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, नोट करते रहना बच्चे, नोट करते रहना, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत होती है ना। यही चीजें आपसे बाद में पूछी आती है जब परीक्षा में, और आप जब नहीं कर पाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है आपको कि हमने पढ़ा भी और हम नहीं कर पाए। ठीक है, क्लियर। तरली का नाव होता है, उसके अलावा इसको डोंगी भी कहते हैं, डोंगी भी कहते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, शिकारी। शिकारी 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 का क्या होता है समानार्थी? शिकारी का समानार्थी अहिर होगा, या हो जाएगा आखेटक, या हो जाएगा मृगया, या हो जाएगा आखेट। आखेट माने शिकारी, आखेट माने होता है शिकार, आखेट माने होता है शिकार, और आखेटक माने होता है शिकारी। आखेटक माने होता है शिकारी और आखेट माने होता है शिकार। कि मैं शिकार पर गया हूं, मतलब मैं आखेट पर गया हूं। तो जो आखेट पर जाए उसे आखेटक कहते हैं। जवाब इसमें आपका बी वाला बच्चे आपका सही हो जाएगा 14वें का। और 15वां कह रहा है साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। तो घोर की जगह पर क्या आएगा? साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो आपसे कह रहा है कि घोर के स्थान पर क्या आएगा? क्या इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या आपको लगता है कोई आ सकता है? जरा बताओ। तो साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है बच्चे, साहित्य का और जीवन का अभिन्न संबंध है। तभी कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। एक, असल में यहां पर बच्चे था अहलौकिक, तो एक कहे या अहलौकिक कहे, एक कहे या अहलौकिक कहे। इसका मतलब बच्चे क्या होता है? पारलौकिक होता है। नैसर्गिक का होता है जवाब बच्चे कृत्रिम। विलोम की बात चल रही है, विलोम की, ठीक है ना। सात्विक का विलोम होता है तामसिक, और अलौकिक का विलोम होता है लौकिक। तो ये सारे विलोम बच्चे देख लो, ये सारे के सारे विलोम देख लो, ठीक है ना। जवाब इसमें सी हो जाएगा आपका 16वें का। 17वां कह रहा है कौन सा विलोम युग में ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? 17वां कह रहा है आपसे कि कौन सा विलोम युग में ऐसा है जो सुमेलित ही नहीं है? जरा बता दो, ढूंढ के निकालो, ढूंढ के निकालो भैया। जय का विलोम पराजय एकदम सही है ये तो। अनुराग का विराग बिल्कुल ये भी सही है। भूगोल का खगोल ये भी सही है। शुभ का अशुभ होता है विलोम, ये अशुभ घड़ी है, अनिष्ट नहीं होगा, अशुभ होगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा साथी प्यारे बच्चों? सी हो जाएगा। और 18वां कह रहा है आपसे कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? ये भाग आपको दिया गया है, बताइए कौन सा भाग ऐसा इसमें त्रुटि है? वह एक आवश्यकीय कार्य से बाहर गया था। अरे मेरे चचा फूफा ताऊ, आवश्यकीय क्या होता है भाई? आवश्यकीय नहीं होता है, वह एक आवश्यक कार्य से बाहर गया है, वह एक आवश्यक कार्य से बाहर गया है। तो आवश्यक होगा यहां पर, आवश्यकीय नहीं होगा। गले को पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही हैं, जरा बताइए यहां पर क्या आएगा?
यहाँ पर गले को में गलती है, या पराधीनता की में गलती है, या बेड़ियां पड़ी रही है में गलती है, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो बेड़ियां कभी गले में नहीं पड़ती मेरे बच्चे, बेड़ियां पड़ती हैं पैरों में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही हैं। मतलब इसमें आपका जो पहला विकल्प जो पार्ट है, इसी में गलती थी, इसी में त्रुटि थी, निकाल बाहर कर लिया। 19वें का बी सही हो गया। 20वां कह रहा है आपसे, मुमुक्षु कितनी बार कराया, कितनी बार कराया, ये इच्छा वाले सारे के सारे कितनी बार कराए तुमको बच्चे। अब गलत नहीं हो सकता तुमसे, बताओ जरा मुमुक्षु का वाक्यांश क्या है, मुमुक्षु का अर्थ क्या है? जो सुंदर हो, ये तो नहीं होगा। जो मोक्ष चाहता हो, बिल्कुल। यदि कह दे मोक्ष की इच्छा तो आप कह दोगे मुमुक्षा। यदि कह दे मोक्ष का इच्छुक मतलब मोक्ष चाहने वाला, तो आप ऐसे क्या हो जाएगा, मुमुक्षु हो जाएगा। जो बहुत ही भूखा हो उसे बुभुक्षु कहते हैं, बुभुक्षु कहते हैं। जो चक्र धारण करता हो उसे चक्रपाणी कहते हैं, उसे चक्रधर कहते हैं, चक्रधर। और जो बहुत ही भूखा हो उसे बुभुक्षु कहते हैं। ठीक है, चलिए 20वें का भी। अब बच्चे 21वें से आगे तुम्हारा गद्यांश प्यारा वाला, जिसमें तुमसे रिक्त स्थान भरवाए जाते हैं। ये आ गया तुम्हारा गद्यांश वाला, जिसमें तुमसे रिक्त स्थान भरवाए जाते हैं। सड़कें क्या हैं, सुथरी हैं, साफ हैं, गंदी है या चौड़ा है? आगे जरा देखो, गंदा पानी गली गली में, फटी खुली चीजें मत खाओ। ये सब से समझो कि सड़कें गंदी की बात चल रही है, कि सड़कें गंदी हैं, सड़कें गंदी है, गंदा पानी गली गली में, गली गली में शोर है, फलाना ढिमका चोर है। नेताओं की बात कर रहा हूं। सड़कें गंदी हैं, गंदा पानी गली गली में बह रही है, गिर रहे हैं, मच गई है, फैल रहा है। देखो बच्चा, पानी पुल्लिंग है तो यहां पर कोई नहीं होगा, फैल रहा है ये हो जाएगा। गंदा पानी गली गली में फैल रहा है भैया। अगला प्रश्न कह रहा है, बराबर रिक्त स्थान दी जा रही है। ये जो गंदा पानी गली गली में फैल रहा है, इसके लिए बराबर क्या दी जा रही है? ये जो गंदा पानी गली गली में फैल रहा है, इसके लिए क्या दी जा रही है? तो इसके लिए बराबर चेतावनी दी जा रही है, बराबर चेतावनी दी जा रही है कि शहर को, बराबर चेतावनी दी जा रही है कि शहर को कैसा रखें, मैला रखें। क्या कोई कहेगा आपसे कि आप अपने शहर को मैला रखें, या गंदगी रखें, या कूड़ा रखें, या फिर साफ? बताओ भैया, आराम से बताओ भैया। तो क्या चेतावनी दी जा रही है कि शहर को साफ सुथरा रखो यार, क्यों दुनिया भर की गंदगी मचा रखी है, तो शहर को साफ सुथरा रखें। 25वां आपसे कह रहा है कि इसमें जरा बताइए रिक्त स्थान में क्या आएगा? फटी खुली चीजें मत खाओ, पर किसने सुनता है, पर यह सुनता है, पर वह सुनता है, पर वह कौन सुनता है भाई यार? तो अब बच्चे सारे भर लो, यहां पर तो कौन हो जाएगा? सड़कें गंदी हैं, गंदा पानी गली गली में फैल रहा है। अरे गंदा पानी गली गली में फैल रहा है, बराबर चेतावनी दी जा रही है भाई, बराबर चेतावनी दी जा रही है कि शहर को साफ सुथरा रखें, कि शहर को साफ सुथरा रखें। फटी खुली चीजें मत खाओ, पर कौन सुनता है भाई, पर कौन सुनता है भाई? कोई भी तो नहीं सुनता। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? 25वें का डी हो जाएगा बच्चे। अब बच्चे अगला पेपर तुम्हारे सामने आ चुका है। 26वें का बताइए, ऊपरी लिखित का विलोम। ऊपरी का मतलब ऊपर, लिखित का मतलब लिखा हुआ। जो ऊपर लिखा हो मतलब किसी चीज के ऊपर, यानी कि छत पे, है ना। ऊपरी लिखित मतलब ऊपर, और निम्नलिखित का मतलब नीचे। ऊपरी लिखित का मतलब ऊपर, और निम्नलिखित का मतलब नीचे। ठीक। 26वें का आपका सी। 27वां कह रहा है, झूठ बोलना पाप है और नदी किनारे सांप है। बचपन से पढ़ते चले आए कि झूठ बोलना पाप है और नदी किनारे सांप है। तो झूठ ठा बनेगा टा बनेगा? अरे चच्चा, ठा बनेगा ठा, इसमें टा नहीं बनेगा। झूठ बोलना पाप है और नदी किनारे सांप है, पढ़ते हो ना, तो ठा बनेगा ठा। गलती आपकी ए में थी। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके समान दूसरा कोई ना हो। अकेला हो, अकेला, अकेला ही सर्वशक्तिमान हो, किसी और के उसके जैसा कोई हो ही ना। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अद्वितीय कहते हैं।
असीम का मतलब जिसकी सीमा ना हो। जैसे मैं तुमसे असीम प्रेम करता हूं, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, और सीमा हो तो होता है ससीम, इसकी सीमा न हो। अनंत का मतलब जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो उसे कहते हैं अनंत। तो 28वें का जवाब सी हुआ। 29वां आपसे कह रहा है सीता की मुखचंद्र देखकर राम भी खिल उठे। सीता की मुखचंद्र देखकर राम भी खिल उठे, इसमें सीता की मुखचंद्र की जगह क्या आएगा? सीता की मुखचंद्र देखकर राम भी खिल उठे, इसमें सीता की मुखचंद्र के स्थान पर बच्चे क्या आएगा जरा बताओ। इसमें सीता की मुखचंद्र के स्थान पर क्या आएगा? सीता की मुखचंद्र देखकर राम भी खिल उठे। भैया सीता की नहीं होगा यार, मुखचंद्र है तो क्या होगा? सीता का मुखचंद्र, इतना सुंदर, चंद्र के जैसा मुख, चंद्र के जैसा मुख, चंद्रमुख। तो सीता का मुखचंद्र देखकर राम भी खिल उठे। 29वें का ए हुआ। 30वां आपसे कह रहा है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, जरा पढ़ो। बढ़िया से क्लास को एक बार शेयर कर दो बच्चों, शेयर करना तो बनता है ना। बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपके सामने आते हैं। जब एग्जाम की बात होती है तो एग्जाम के प्रश्न भी कराए जाते हैं। टॉपिक वाइज भी मैंने आपको ये सीरीज शुरू करने से पहले कराया है। उसके बाद बच्चे अभी जब ये खत्म हो जाएगी सीरीज, आपकी सारे पेपर हो जाएंगे, तो एक बार फिर से टॉपिक वाइज कराऊंगा। जब बोर्ड फिर टॉपिक वाइज आपके हो जाएंगे, उसके बाद फिर मिक्सअप क्वेश्चंस कराऊंगा नए नए। देखते हैं सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। हर हाल में सिलेक्शन होगा बच्चे, गारंटी और दिलाए है सिलेक्शन। हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। अभी 2 महीने पहले जो परीक्षा हुआ, बच्चों से पूछना, आप में से भी कई सारे प्यारे छात्र हैं जो जानते हैं बुटाई सर ने जो मेहनत की वो सफल हुई है। तो बच्चे कहते हैं कि पढ़ो, बढ़िया से पढ़ा करो, ये नहीं कि टुच्चू पुच्चू से पढ़ते रहो यहाँ वहां जाके। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? तो बच्चे कह रहा है किस भाग में त्रुटि है। अरे यार, पत्र किसके नाम लिखा गया है ये कह दो तब भी तो क्लियर है ना। तो पर लगाने की क्या आवश्यकता है भैया? तो पत्र किसके नाम लिखा गया है, गलती यहां पर थी। पत्र किसके नाम लिखा गया इतना कह दो बस। सरोवर का पर्यायवाची, सरोवर का पर्यायवाची बताइए कौन सा होगा? तो सरोवर के पर्यायवाचियों बच्चे चाहे तालाब कह दें, चाहे आप तड़ाग कह दें, या पुष्कर कह दें, या सरसी कह दें, या तलैया कह दें, ये सब आपके तालाब के पर्यायवाची हैं, सरोवर के। तो 31वें का क्या हो जाएगा? 31वें का जवाब आपका ए हो जाएगा। 31वें का ए, ठीक, क्लियर। 32वां आपसे कह रहा है जिस पर आक्रमण हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिस पर आक्रमण हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जिस पर आक्रमण हो उसे क्या बोलते हैं? आक्रांत बोलते हैं। आक्रांता का मतलब होता है आक्रमण करने वाला। आक्रांता का मतलब होता है आक्रमण करने वाला, उसे बोलते हैं आक्रांता। आतताई का मतलब होता है जो ज्यादा ही परेशान करे, जिसने आतंक ज्यादा ही मचा रखा हो, तो उसे आतताई कहते हैं। और आक्रामक का मतलब होता है जो एकदम आक्राम होके ना, बढ़िया मतलब जोशीले अंदाज में सामने से तुमसे बात करे तो कहते हैं बड़ा आपका आक्रामक रुख है, थोड़ा शांत हो जाइए भैया, इसको थोड़ा स्लो कर लीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। किस शब्द की वर्तनी बच्चे एकदम सही है जरा बताओ? मंतव्य या मंतव्य या मंतव्य या मंतव्य, किस शब्द की वर्तनी एकदम सही है, एकदम शुद्ध है, जरा बताएं। तो मेरे बच्चे मेरे प्यारे, मंतव्य शब्द की वर्तनी एकदम सही है, मंतव्य शब्द की वर्तनी एकदम शुद्ध है। 33वें का आपका सी हुआ। 34वां आपसे कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं को चुन लें। आप ठीक कहते हो। अच्छा, वाक्य यहां पर नहीं है तो कोई बात नहीं, वाक्य में लिख देता हूं कि आप, वाक्य तो असल में यही है। अच्छा, यही वाक्य है, चलो यही वाक्य है मान लो, ठीक। तो आप ठीक कहते हो, इसमें गलती क्या है बच्चे? इसमें सीधी सी बात है, गलती इसमें है कि आप ठीक कहते हैं। इसमें एक ऑप्शन छूट गया, तो ये आपका एक ऑप्शन और होना चाहिए था, तो वो वही सही हो जाएगा कि आप ठीक कहते हैं। आप ठीक कहते हैं। विफल का विलोम, भैया देखो, फल है मूल शब्द, फल है मूल शब्द, वी लगा दिया उपसर्ग, तो शब्द बन गया विफल।
अब इसी फल में अगर कोई और उपसर्ग लगा दोगे तो इसका विलोम बन जाएगा। स उपसर्ग को लगा दो तो क्या बन जाएगा? सफल बन जाएगा। सफल का विलोम क्या होता है? विफल होता है। सफल का विलोम ही बच्चे क्या होता है? विफल होता है। ठीक, सफल का विलोम ही क्या होता है? विफल होता है। जो रिक्त स्थान करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। जो क्या करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। तो जो घमंड करता है या गौरव करता है या गर्व करता है, सम्मान, तो जो घमंड करता है ना बच्चे जिंदगी में, यदि आपको भी लगे ना तुम तो 30 मार्क का हो, तुमसे बढ़कर कोई नहीं, है ना, तो बच्चे ये तुम्हारी भूल है, सर्वनाश हो जाएगा। कभी घमंड नहीं करना। जो घमंड करता है उसका सर्वनाश हो जाता है भैया, सर्वनाश। 37वां कह रहा है आपसे कि घोड़ा बीच में ही डट गया, या घोड़ा बीच में ही अड़ गया, या घोड़ा बीच में ही चल गया, या घोड़ा बीच में ही टोक गया। घोड़ा अड़ गया कि अब आगे नहीं बढ़ूंगा, ही वही किया जा रहा है। उसका मालिक जो घोड़सवार है उसको चाबुक मार रहा है, लेकिन घोड़ा तो भैया अड़ गया, सो अड़ गया कि अब यहां से हिलूंगा नहीं। तो घोड़ा बीच में ही अड़ गया, है ना, अड़ गया हो जाएगा। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है आपको। जरा बताएं इसमें बच्चे कि इसका समानार्थी क्या हो जाएगा? बताइए, आराम से बताइए। पर्वत का समानार्थी। और जब समानार्थी की बात करते हैं बच्चे, और जब समानार्थी की बात करते हैं तो ध्यान रखना, पर्वत का समानार्थी क्या? अच्छा, यहां पर भी बच्चे जो है वो मिसिंग है, कोई बात नहीं। पर्वत का ही समानार्थी पूछा होगा तो इसका नग होता है। पर्वत का समानार्थी पूछा था तो यहां नग हो जाता है, क्वेश्चन छूट गया उनसे। ठीक, तो बच्चे पर्वत का समानार्थी एक तो नग हो जाता है, और क्या हो जाता है? तो पहाड़ हो जाएगा। अचल, अटल, पर्वत, अच्छा पर्वत हो गया। भूधर, धराधर, महीधर। ठीक, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे? ये सब आपके पर्वत के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक, ठीक है ना, ये सब आपके पर्वत के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा कि पर्वत का समानार्थी क्या है? तो नग है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो प्राणी जमीन पर रहता हो। भैया जो बचपन से पढ़ते चले आए, जलचर, थलचर, नभचर, जलचर, थलचर, नभचर बचपन से पढ़ते चले आए। तो जो प्राणी जल में रहता हो, जल में रहने वाले को बोलते हैं जलचर। नभ में रहने वाले को बोलते हैं नभचर, और थल अर्थात जमीन पर रहने वाला वो कहलाता है थलचर। ठीक है ना, थलचर। 39वें का डी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। किस शब्द की वर्तनी सही है? बच्चे निनिमेश या नीनिमेश, निर्निमेश या निनिर्मेश, ये मैंने तुम्हें कराया हुआ है। ये मैंने तुम्हें कराया हुआ है, अगर तुम्हें याद हो तो। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने ये कराया हुआ है बच्चे। इसका अर्थ होता है आंखें न झुकाना, पलकें न झुकाना। जब आप किसी को लगातार यूं ही देखते रहें, मतलब निर्निमेष होता है, मतलब पलके ही नहीं झुका रहे हो, तो बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए निर्निमेष, बिना पलक झपकाए निर्निमेष। 40 का सी। ठीक, और 41वां कह रहा है आपसे, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। वह विकल्प बताएं जो इस मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये तो पढ़ा है गुरु, ये तो पढ़ा है गुरु तुम लोगों ने कि घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका मतलब क्या होता है? ये तो गुरु पढ़ा है तुमने, घर की मुर्गी दाल बराबर। लाभ के स्थान पर हानि नहीं भैया, घर की वस्तु को महत्व देना। अरे भैया दाल बराबर है तो कैसे महत्व दोगे? घर की वस्तु को तुच्छ समझना, घर की वस्तु को तुच्छ समझना, इसे ही कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। जैसे कि मान लो आप
जैसे मैं ही हूं मान लो, तो आप लोग उससे पढ़ते हो बढ़िया तरीके से, मैं आपको पढ़ाते भी हूँ, एग्जाम में प्रश्न भी आते हैं, वीआईपी बढ़िया कंटेंट देता हूँ, जबरदस्त तुम्हारी कंटेंट वाली क्लास होती है। लेकिन हमारी मैडम हमसे पढ़ती नहीं, वो कहते हमें नहीं पढ़नी हिंदी। हम कहा पढ़ लो बिटिया, काम आएगी तुम्हारे। सीटेट वगैरह का कोई एग्जाम देना हो तुम्हें, अगर एमकॉम है वो, तो मैंने कहा भैया एमकॉम और बीएड है, तो हमने कहा भैया तुम कहीं एग्जाम भरना हो तो काम आएगी। कहते ठीक है मैं इंग्लिश पढ़ूंगी। हमने भैया ठीक है तुम अंग्रेजी पढ़ लो, हम हिंदी पढ़ ले रहे। तो ऐसे हमारी आपस में चल जाती है बात। तो घर की वस्तु को तुच्छ समझना मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर। 42वां आपसे कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित की। विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित की। जरा बताएं इसमें गलती कहां पर है। भैया अभिनंदन पत्र कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, अभिनंदन पत्र कोई स्त्रीलिंग शब्द तो है नहीं, और यदि स्त्रीलिंग नहीं है तो ये कैसे कह दिया अर्पित की। तब तो ये कहोगे कि अर्पित किया, कि विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। तो गलती कहां पर है, यहां पर है। अर्पित की नहीं होगा, अर्पित किया होगा, गलती यहीं पर है 42 में। 43वां आपसे कह रहा है बच्चा, 43वां आपसे क्या कह रहा है, देखो बताओ जरा जल्दी से कि 43वां आपसे क्या कह रहा है। आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिले। बड़े भैया बिजी थे, बिजी काम कर रहे थे, तो आवश्यक कार्य में व्यस्त था तो मुझे समय ही नहीं मिला। बढ़िया से एक बार बच्चों क्लास को शेयर कर दिया करो, इतना तो बनता है यार कि तुम क्लास को शेयर कर दो। जबरदस्त हमारी क्लास होती है कंटेंट वाली, लाइक भी कर दिया करो। अभी भी बहुत सारे बच्चों ने लाइक नहीं किया होगा, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने अभी भी लाइक नहीं किया है। तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक जरूर कर दो और कमेंट करके बताओ, बताते रहा करो कोई प्रश्न वगैरह हुआ करे तो, और नहीं तो ऑफलाइन कमेंट कर दिया करो ताकि मैं बाद में देख लूंगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है लाइव कमेंट में इतने सारे कमेंट आप लोगों के होते हैं प्यार मोहब्बत वाले, एक एक कमेंट देखने का मतलब कि पूरे घंटे की आपको क्लास देखनी पड़ेगी, तो उसमें समय लग जाता है बच्चे। ऑफलाइन कमेंट को मैं जल्दी से तुरंत देख लेता हूं, तो उसमें आप लोग अपने कमेंट अवश्य क्या करो आवश्यक। और मैं कमेंट पढ़ता जरूर बच्चे प्रत्येक क्लास के, आज भी पढ़ता हूं। आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिले, नहीं बच्चे इससे होता है अवकाश नहीं मिला। और आपके कमेंट पर जो एक लाइक होता है ना, वो मेरे ही होता है बच्चे। कभी जाकर देखना, अगर आपने कोई कमेंट किया होगा मेरी क्लास में, उस पर कम से कम एक लाइक होगा जो मेरा होगा, गारंटी है, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ता हूं बच्चे। में कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकता हूं, वो आपको एग्जामपुर की ऑफिशियल आईडी से ही रिप्लाई जाएगा, वो थोड़ा सा रोका गया है और वो जायज भी है, अच्छी बात है वो है ना रोकना। तो बच्चे आप ना एग्जामपुर की ऑफिशियल आईडी से आपको रिप्लाई आ ही जाता है, लेकिन आपकी कमेंट पर एक लाइक मेरा अवश्य होता है। तो सारे बच्चे क्लास में कमेंट जरूर किया करो, मैं सबके पढ़ता हूं। और उससे संबंधित अगर कोई बात होती है जो मुझे पहुंचानी मैनेजमेंट में, तो मैं आपकी बात को स्क्रीनशॉट लेकर वहां पहुंचा देता हूं कि इस बच्चे की समस्या है, इसको आप देख लीजिए, तो वहां से आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। ठीक है ना। चलो, आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, क्या हो जाएगा, मुझे अवकाश नहीं मिला। दोनों सेम है क्या? व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, दोनों ही सेम है बच्चे। ये तो आपके ये दोनों सेम है, ठीक है ना। चले, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। लंगोटी में फाग खेलना, कहते हैं भैया इस आदमी से सीखो, अगर जिंदगी में सीखना है तो। यह आदमी लंगोटी में फाग खेलता है। पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पहनने के लिए लत्ते नहीं है, लेकिन मस्त है तब भी। जिंदगी मस्ती में जीता है, चिल मार के जीता है, कोई तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, न टेंशन लेता है और न देता है। जिंदगी को मस्ती में हंसी खुशी जीता है, लंगोटी में फाग खेलता है। इससे सीखिए कोई। लंगोटी में फाग खेलने का मतलब है दरिद्रता में भी आनंद लूटना। दरिद्र है, कुछ भी खाने पीने को भी नहीं है, लेकिन खुश है और बढ़िया तरीके से जिंदगी को मस्ती में एंजॉय कर रहा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कि रिक्त स्थान ये आपके सामने है, इसकी पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? करुणा या अनुकंपा, कृपा या दया? पत्र का उत्तर शीघ्र देने की, पत्र मैंने आपको पत्र भेजा, उसका उत्तर दो। तो पत्र का उत्तर शीघ्र देने की करुणा करें नहीं, अनुकंपा करें नहीं, तो भैया जो आपको पत्र भेजा है उसका उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी, आपका आज्ञाकारी से बचपन में करते रहते ना। 45 में 80 ये आ गया भैया ध्यान वाला प्यारा वाला 5 क्वेश्चन तो पक्के डन।
5 क्वेश्चन तो डन है इससे हर हाल में। इसके तो 5 क्वेश्चन तुम्हारे कहीं नहीं गए, किसी ने रोके ही नहीं तुम्हारे 5 क्वेश्चन तो। चलो भैया पढ़ो जरा मस्ती में। संस्कृति की रचना और अभिव्यक्ति कला के माध्यम से होती है। संस्कृति की रचना और अभिव्यक्ति कला के माध्यम से होती है। और भारतीय कला का यह स्वभाव है या विचार है या प्रभाव है या फिर दोष है। क्या ये दोष है भारतीय कला का कि उसकी रचना और अभिव्यक्ति कला के माध्यम से होती है? नहीं यार, ये तो उसका स्वभाव है, ये उसका स्वभाव है। ठीक, ये उसका स्वभाव है। भारतीय कला का यह स्वभाव है कि वह यूरोपीय की, ठीक, कि वह यूरोप की कलात्मक भंगिमाओं से, कि वह यूरोप की कलात्मक भंगिमाओं से, कि वह यूरोप की कलात्मक भंगिमाओं से मेलजोल नहीं बिठा सकती या गठबंधन नहीं बिठा सकती या सामंजस्य नहीं बिठा सकती या वैमनस्य। वैमनस्य का मतलब तो दुश्मनी होता है, अलग अलग है ना, बैर भाव रखना। सामंजस्य नहीं बिठा सकती है। ठीक, कलात्मक भंगिमाओं से सामंजस्य नहीं बिठा सकती है, सामंजस्य नहीं बिठा सकती है। बहुत प्राचीन काल में यूनानी कला का सम्मिश्रण भारतीय किससे हुआ? भैया यूनानी कला का मिश्रण भारतीय कला से ही होगा। यूनानी कला है तो उसका मिश्रण भारतीय संगीत से नहीं, कविता से नहीं, नृत्य से नहीं, भारतीय कला से ही होगा। तो उसका मिश्रण जो है वो भारतीय कला से हुआ, भारतीय कला से हुआ था। परिणाम स्वरूप अब यूनानी कला भी मिल गई और भारतीय कला भी मिल गई। क्या बना? परिणाम स्वरूप गांधार कला का क्या हुआ? जन्म हुआ या खोज हुई या अनुसंधान हुआ या आविष्कार हुआ। आविष्कार उसे कहते हैं जो चीज पहले कभी थी ही नहीं, उसके बाद बनी। आविष्कार या जन्म या खोज या अनुसंधान। यहाँ आविष्कार शब्द तो प्रयोग नहीं होगा, कोई मशीन को थोड़ी है टेक्निकल चीज। क्या होगा? परिणाम स्वरूप गांधार कला का जन्म हुआ। क्या हुआ? परिणाम स्वरूप गांधार कला का जन्म हुआ। और ये आपका प्रश्न है, इसमें जरा बता दो क्या आएगा 50वें में। सारे भर लो बच्चे एक बार को। संस्कृति की रचना और अभिव्यक्ति कला के माध्यम से होती है। और भारतीय कला का यह स्वभाव है, भारतीय कला का यह स्वभाव है कि वह यूरोप की कलात्मक भंगिमाओं से सामंजस्य नहीं बिठा सकती, सामंजस्य नहीं बिठा सकती। बहुत प्राचीन काल में यूनानी कला का सम्मिश्रण भारतीय कला से हुआ था। बहुत प्राचीन काल में यूनानी कला का सम्मिश्रण भारतीय कला से हुआ था। परिणाम स्वरूप गांधार कला का, परिणाम स्वरूप गांधार कला का जन्म हुआ। किंतु परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि गांधार कला का जन्म हुआ, किंतु वह भारत में टिक नहीं सकती, सिकी, क्योंकि वह अभारतीय थी, भारत की थी नहीं, अभारतीय थी, इसलिए भारत में टिक नहीं पाई। क्योंकि भारत की चिंता अपने को इस मिश्रित कला के भीतर से व्यक्त नहीं कर सकती थी, या आत्मा या परमात्मा या इच्छा। क्यों नहीं टिक सकती थी? क्योंकि भारत की आत्मा अपने को इस मिश्रित कला के भीतर से व्यक्त नहीं कर सकती थी, मिश्रित कला के भीतर से व्यक्त नहीं कर सकती थी। बच्चे इसमें 5 के 5 नंबर आते हैं यदि आपने थोड़ी सी भी समझदारी से और थोड़ी मेहनत से पढ़ लिया तो मेरे बच्चे प्यारे, इसमें 5 के 5 नंबर आते हैं। जी जान से बच्चे क्लास को पढ़ा करो, मेहनत से नंबर पूरे आते हैं। बच्चे यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे एसएससी CHSL की तो अल्फा बैच को अवश्य परचेज करना। यदि आपके परिवार में कोई भी यूपी PCS की तैयारी कर रहा है या NCERT को पढ़ना चाहता है तो दस्तक NCERT और दस्तक PCS यूपी PCS के बैच को अवश्य परचेज करना। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल की या लेखपाल की तो परचम बैच आपके लिए मौजूद है, इसको बच्चे अवश्य ज्वाइन करना। ये आपकी सफलता में देखना बहुत मदद करेगा, आपकी इसमें मेहनत में 4 चांद भी लगाएगा। और यस, ये आपकी क्लास थी। क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट अवश्य किया करो और ये भी बताया करो कि आपका स्कोर क्या रहा, आपका स्कोर कितना रहा। ठीक, आपने 50 प्रश्न किए, उसमें स्कोर आपका कितना रहा। क्लास आपकी रोज शाम को 4 बजे होती है, क्लास आपकी डेली शाम को 4 बजे होती है। इस क्लास को ज्वाइन करना आपके लिए बेहद और अत्यंत आवश्यक है। मुझे उम्मीद भी है कि आप इसको अवश्य ज्वाइन करेंगे। समय से बच्चे क्लास में रहा करो, समय से क्लास में रहा करो। और बच्चे अभी चलते हैं और बाकी आपसे कल शाम को 4 बजे दोबारा फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।